चाहिए, रोकड़ा चाहिए, पक्का नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए, महंगाई कम चाहिए, बच्चे की पढ़ाई सस्ती चाहिए, और हम एएनएम हैं तो हमारा हेल्थ कवरेज हमें बताइए, है ना? तो इसलिए हम लोगों को जिस भी फील्ड में है उसी फील्ड में हमारे लिए जरूरी है कि हम पहचाने कि सरकार ने हमारे साथ क्या किया है। और ये जो 16 फरवरी का यूसुफ डिस्कस किए हैं, ये उन्हीं सबको लेकर के हमारा कैंपेन और 16 तारीख की हड़ताल का न्योता है, उसके बारे में। तो इसने बजट ने आज और इरादा हमारा मजबूत कर दिया है कि इतनी निकम्मी सरकार, और वो समझ रहे हैं कि ये उनकी इलेक्शन कैंपेन का डॉक्यूमेंट है, ये देश के लोगों को क्या देना है, क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। 10 साल की अपनी हमने उपलब्धियां कर ली, ये ले लिया, वो हासिल कर लिया, गरीबी दूर कर दी, बेकारी दूर कर दी, बस वो गुणगान इसके अंदर गाए हुए। तो इनके झूठ के पुलिंदे को खत्म करना जरूरी है और मजदूरों की, किसानों की मांगों को आगे बढ़ाना जरूरी है। देश के अंदर बेकारी खत्म हो, नौजवानों को रोजगार दिलाना जरूरी है। इस वक्त 60 लाख के करीब खाली पड़ी है सीटें, केंद्र की और राज्य की, स्टेट में और सेंटर में, जिनमें भर्ती होना चाहिए। सैंक्शन पोस्ट है, उसमें भर्ती नहीं हो रहा, और आप कह रहे हैं कि आपको रेगुलर करें क्योंकि आप में से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है बहुमत। तो सरकार क्या कह रही है, जो रेगुलर है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं, रेगुलर भर्ती नहीं, एक खास टाइम के लिए आप काम करोगे। आपको खास टाइम तो नहीं बोला गया, कम से कम आप अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट को अपनी यूनियन के दम के ऊपर जारी रखते हैं, पर वो अब इसके भी ज्यादा खतरनाक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाए हैं। यानी आपकी भर्ती किस दिन हो रही है और आपका काम किस दिन खत्म हो रहा है, ये आपको काम पे रखते ही आपको जो चिट्ठी दिया जाएगा उसमें लिखा होगा। तो अगर आप लोग आज कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कल को आपका कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाता है और फिर आपको दोबारा रखा जाएगा, तो फिर मोदी राज में आने वाले दिनों में फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखेंगे, आपको फिक्स टर्म पे रखेंगे। तो फिक्स टर्म का कानून आ गया है। ये जो आपने बच्चों का देखा, फौज के अंदर जो रेगुलर भर्ती होती थी वो भर्ती रोक दी गई है और 17-18 साल की उम्र में बच्चों को अग्निवीर कह के अग्निपथ स्कीम में लगाया जा रहा है। हमारे आपके जैसे परिवारों के बच्चे जा रहे हैं उसमें, लेकिन 4 साल के बाद उनकी रिटायरमेंट शुरू हो जाएगी। 5वें साल में जब अभी वो जवान होंगे, 21-22 साल के, वो रिटायर हो चुके होंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ये बता रही हूँ कि जो सरकार की नीतियां हैं, रोजगार नहीं देना और रोजगार मिलेगा तो फिक्स टर्म होना, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जारी रखना, खत्म नहीं करना, महंगाई को बढ़ाते रहना, एजुकेशन और स्वास्थ्य को और महंगा करना, और खेती का संकट जारी रहना, और ट्रेड यूनियन जलसा करती हैं, जुलूस करती हैं, हड़ताल करती हैं, धरना करती हैं, मांग पेश करती हैं, भूख हड़ताल भी कर देती हैं। ये बड़ा गलत काम करती है। इसलिए ये ट्रेड यूनियंस जो है, इनको कंट्रोल करो, इनको कमजोर करो, यूनियन मत बनाने दो, बन गई है तो चलने मत दो। अगर वो आंदोलन करते हैं, आपने किया ना एएनएम्स ने आंदोलन पिछले दिनों, बहुत लंबा आपका आंदोलन चला। मैं सिंगरेनी की तरफ जा रही थी कॉन्फ्रेंस में, रास्ते में मैं रुकी थी 1-2 जगह के ऊपर, आपके आंदोलन के अंदर जो महिलाएं थी उनको एड्रेस करने के लिए, एचयूसी की तरफ से आपके एएनएम का जो मूवमेंट चल रहा था उसमें समर्थन देने के लिए। तो ये जो लड़ाई लड़ते हैं हम,
जिसका हमें हक है, यूनियन बनाने का हमें हक है और यूनियन बना के लड़ाई लड़ने का हक है। ये सरकार हमारे यूनियन के हक को छीन रही है, यूनियन को भी रिकॉग्नाइज करने के रास्ते बढ़ी हुई है, हमारे लिए 4 कोड लेके आई है। उसमें कल को आप तय करती हो कि हमने एएनएमओ सरकार ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया। अब सरकार बदल गई यहाँ, अब वो टीआरएस नहीं, अब सरकार हो गई है कांग्रेस की। तो वो टीआरएस हो, वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, कोई सी भी सरकार हो, हम तो अपनी मांग के लिए लड़ेंगे ना। वो कोई सी भी सरकार हो, तो कल को हम सड़क के ऊपर उतर करके लड़ें और हमारी जो भीड़ है चल रही है, उस भीड़ के अंदर कोई शरारती आदमी आके कोई पटाखा फोड़ दे, बम फोड़ दे, सारी की सारी भीड़ को टेररिस्ट करार कर दिया जाएगा और नेताओं को कई वर्षों के लिए जेल में ठूंस दिया जाएगा। ये अभी अभी दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर जो पिछला सेशन हुआ, 145 मेंबर पार्लियामेंट्स को बाहर निकाल के बीजेपी ने अपने एमपीज के जरिए 3 कानून पास किए हैं। पहले किसानों के पास किए थे, मोदी को थूक के चाटना पड़ा। किसान 13 महीने लड़े दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, और जब मोदी को लगा यूपी का चुनाव हार जाएंगे तो किसानों के 3 कानून वापस लेके उनको बॉर्डर से हटा दिया। हमारे ऊपर 4 कोड लाए, वो चारों कोड हमारे खिलाफ जाते हैं। हमारे काम के स्थान पे सुरक्षा को कमजोर कर दिया गया, हमारी सोशल सिक्योरिटी के नियमों को कमजोर कर दिया गया, हमारी यूनियन बनाने के हक को छीना जा रहा है, हमारा हड़ताल करने के अधिकार को उन कोड के जरिए से छीन लिया जाएगा। उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो अभी अभी ताजा 3 कानून सरकार ने पास किए, सारी अपोजिशन को बाहर फेंक के, और उन कानून में है कि कोई भी व्यक्ति जो नेता नहीं है, वो केवल मेंबर हो सकता है, उसको भी कह देंगे ये देशद्रोही है, ये टेररिस्ट है, ये उग्रवादी है, और केस ठोक देंगे बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। सब नागरिकों को, आम जनमानस को, नागरिकों को मोदी की सरकार शिकंजे में कसने के लिए रास्ता लेके निकली है। और इसीलिए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने मिलजुल करके अगस्त में कन्वेंशन किया था। उसके बाद 3 अक्टूबर को काला दिवस मनाया था। सेंटर में होम मिनिस्टर है अमित शाह, उसका एक स्टेट होम मिनिस्टर है अजय मिश्रा। उसके बेटे ने, किसान अपना मीटिंग करके वापस लौट रहे थे, वो चुप करके जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं उनके पीछे से कोई जीप आ रही है, और वो जो जीप का ड्राइवर है वो उस मंत्री का बेटा है आशीष मिश्रा, और वो इंटेंशनली उनके ऊपर जीप चढ़ाता है। 5 किसान मर जाते हैं, एक पत्रकार मर जाता है, और अजय मिश्रा बोलते हैं मेरा बेटा तो वहां था ही नहीं, पर एक पत्रकार मरा। दूसरे सोशल मीडिया वालों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया वो इंसिडेंट, वो सामने आ गया कि मंत्री का बेटा जीप चला रहा है, पीछे से हिट करके उनको मार रहा, तो केस बना, तो उसको जेल हुई, लेकिन मंत्री को नहीं हटाया गया, उसके ऊपर केस नहीं चलाया गया। तो 3 अक्टूबर को मांग की गई कि मंत्री को हटाया जाए, उसके ऊपर भी केस चलाया जाए, उसको काला दिवस मनाया। फिर 26, 27, 28 नवंबर को महापड़ाव किया। आपके यहाँ नहीं हुआ क्योंकि आपके यहाँ इलेक्शन था, बाकी पूरे देश में 21 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन वाली स्टेट्स को छोड़ के सब जगह 3 दिन राजभवन पे महापड़ाव हुआ। मजदूरों ने, किसानों ने मिलजुल करके बीजेपी की जो नीतियां हैं
मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ, जर्नलिस्टों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, लोगों को आपस में लड़ाने वाली, हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली, नफरत फैलाने वाली और उसके साथ साथ आर्थिक तौर पे इस देश को कमजोर करके केवल अपने दो मित्र अडानी और अंबानी को अमीर करना और गरीब आदमी की जेबों से पैसा खींचना, इन सब चीजों को लेकर के मोदी सरकार के रवैये और उनकी नीतियों को लेकर के 24 अगस्त को मजदूरों किसानों की उस कन्वेंशन से वो 3 अक्टूबर काला दिवस, फिर 26, 27, 28 नवंबर महापड़ाव हुआ। उसके बाद हम फिर बैठे, अब क्या करना चाहिए? तो हम लोगों ने फैसला किया कि मीडिया तो इनके कंट्रोल में है, थोड़ा सा सोशल मीडिया है जो आपकी कोई बात रख देता है आम जनमानस के, बाकी सारा मीडिया मिस्टर मोदी के दोस्त जो कॉर्पोरेट अमीर घराने हैं उनके कब्जे में है। वो मीडिया लगातार नफरत फैलाने का काम और मोदी की जय जयकार करने में लगा रहता है। जो मोदी सरकार की सच्चाइयां हैं वो ना बता के जो मोदी सरकार के झूठ है उसको फैलाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए गलियों में, कूचों में, बस्तियों में, गांवों में, शहरों में, काम के स्थान पे, सब जगह पे मोदी की सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका पर्दाफाश करना, जो असलियत है वो जनता के सामने रखना। और ये पूरा कैंपेन ट्रेड यूनियंस की तरफ से, किसानों की तरफ से करते हुए जो और समाज के हिस्से, महिला आंदोलन है, छात्र आंदोलन है, लेखकों का आंदोलन है, नाटककारों का आंदोलन है, साहित्यकारों का आंदोलन है, दलितों का आंदोलन है, अलग अलग तंजीमें बनी हुई हैं, वो लड़ रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। उनको भी अपील करना है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए। और इस कैंपेन के बाद 16 फरवरी को किसान मोर्चा ने कहा हम पूरे जो गांव हैं इस देश में, रूरल इंडिया, हमारे गांव हैं, वो हम ग्रामीण बंद करेंगे। और हम ट्रेड यूनियंस ने कहा हम हड़ताल करेंगे और उसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पे मोबिलाइजेशन करेंगे, भीड़ जुटाएंगे इस सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। उसी का साथी ने चर्चा किया 16 फरवरी का। तो 16 फरवरी के दिन जो भी राज्य की कमेटी है आरटीयूसी की और दूसरी ट्रेड यूनियंस मिल करके जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, तय करेंगे, तो फिर आपने भी उस प्रोग्राम में हिस्सा लेना है। क्योंकि अगर यही गवर्नमेंट रहती है 2024 में और ये इनका बजट है, स्टेटमेंट, और इसको वो कह रहे हैं 2047 तक लागू करेंगे, तो वो सीतारमन बोल रही थी कि मोदी जी को आपको लगातार बिठाते रहना है कुर्सी पे। तो अगर ये डॉक्यूमेंट है तो ये हमारी बर्बादी का डॉक्यूमेंट है। तो अगर हमें अपनी बर्बादी नहीं चाहिए, अगर हमें अपने हकों की बहाली चाहिए, तो फिर इस सरकार की गलत नीतियों को नंगा करना, उसका पर्दाफाश करना, ये हमारी ट्रेड यूनियंस की आज की ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है। आज अगर हमें कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार मिले हैं, तो याद रखिए ये अपने आप किसी ने नहीं दिए थे, इसके लिए आपसे पहले वालों ने लड़ा है, उनके लिए उनसे पहले वालों ने लड़ा है। और ये लड़ाई हम अंग्रेजी राज के जमाने से करते आ रहे हैं। हमारे मजदूरों ने जब अंग्रेज हुकूमत को ललकारा, अपनी आवाज उठाई, अपने लिए ट्रेड यूनियन एक्ट हासिल किया, यूनियन बनाने के हक को कानूनी बनवाया, तो अंग्रेजी राज में हम ये सब कुछ करके बहुत सी चीजें हासिल किए। फिर आजाद हिंदुस्तान में पार्लियामेंट से और असेंबली से लड़ लड़ के सड़कों पे हमने हक हासिल किए। तो फिर आने वाले दिनों के अंदर उन्हीं हकों को जो हमें मिले उनको बचाने के लिए तो आज की पीढ़ी को लड़ना पड़ेगा ना। ये जिम्मेदारी आज हम लोगों के कंधों के ऊपर है, क्योंकि जो आपको मिला है वो आपसे छिनेगा और उसको बचाना है और आगे की पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा करना है, तो फिर आज लड़ना पड़ेगा।
इसलिए मैं आपसे कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए यहाँ नहीं पहुंची हूँ। मुझे मालूम हुआ आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, अपने मसलों पे चर्चा कर रहे हैं, अपनी समस्याओं की बात कर रहे हैं। पीछे आपने आंदोलन किया, क्या मिला क्या नहीं मिला, और साथियों ने कहा आपकी मीटिंग चल रही होगी तो मैं भी आके आप लोगों से बातचीत करूं, तो मैं आपके बीच में आ गई। दूसरी और जो मेरे काम है उनको मैं करूंगी। पर मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ, आप बहुमत महिलाएं बैठे हो, इस सरकार का महिलाओं के प्रति क्या रवैया है, कभी आपने गौर किया है? आज सीतारमन कह रही है हम 33% आरक्षण दे रहे हैं। तुम तो बोल दिए कि 2026 से पहले लागू ही नहीं होगा, 2029 से पहले। फिर उसके नाम से वोट कैसे मांग रहे हैं? किसने देखा कि 2029 में तुम दोगे? 10 साल से कुर्सी पे बैठे हो, तुमने नहीं दिया। और क्या रवैया है? मणिपुर के अंदर आज भी वहां अमन नहीं हुआ है, 2 कम्युनिटीज में लड़ाई चल रही है और वहां का मुख्यमंत्री एक कम्युनिटी की पीठ पे हाथ रखा हुआ, और उस लड़ाई में हमारी औरतों का क्या हाल हो रहा है। नौजवान बच्चियां और महिलाएं, उनको निर्वस्त्र करके, उनको नंगा करके, पूरे कपड़े उतार के उनके पूरी पब्लिक के सामने उनको घुमाया गया, और मोदी की सरकार चुप रही। वहां का मुख्यमंत्री जारी रहा। मोदी एक बार भी वहां विजिट करने नहीं गया, और कारगिल युद्ध का हीरो रिटायरमेंट के बाद अपने घर पे है, उसके सामने से, उस फौजी के सामने से उसकी पत्नी को उठा के ले जाते हैं, निर्वस्त्र करते हैं, रेप करते हैं, और मोदी का राज खामोश रहता है। ये जो आरक्षण का ड्रामा इन्होंने किया है, आरक्षण के बारे में रुचि होती तो 10 साल थे इनके पास। ये सिर्फ अपने पाप धोने के लिए किया है, और अभी तक मणिपुर में शांति नहीं है। आप दूसरी बात ले लीजिए ना, आप तो जानते हो हमारे देश की महिला पहलवान कितने बड़े बड़े मेडल जीत के आए। अब जब उसी रेसलिंग एसोसिएशन का प्रधान जो है उनके साथ ज्यादती कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, और वो मेडल जीतने वाली और प्रधानमंत्री लग लग के उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने वाले, जब वो शिकायत करती हैं कि इस एमपी को, जो अध्यक्ष है हमारी रेसलिंग एसोसिएशन का, इसके ऊपर अंकुश लगाओ, केस चढ़ाओ, तो मोदी की सरकार चुप रहती है। उन बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, फिर पुलिस की एफआईआर दर्ज होती है, वो जंतर मंतर पे बैठती, हमें न्याय दो, और सरकार अपनी पुलिस का पूरा इस्तेमाल करती उनको सताने के लिए। और जिस दिन वो नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा होता है, उन महिलाओं को परेशान करने वाला ब्रिजभूषण शरण अंदर है, प्रधानमंत्री के साथ आनंद में है, और हमारी रेसलर बच्चियों को और रेसलर जो लड़के पहलवान हैं उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके मुंह पे जूते रखे गए, उनके बाल खींचे गए, उनके साथ बदतमीजी से शरीर को छेड़खानी किया गया, और ये सरकार चुप रही। और ये कहते हैं कि मैं महिलाओं के लिए हूं, और इसमें लिखा है हमने तो महिलाओं का सशक्तिकरण कर दिया। महिलाएं बाजार के अंदर नीलाम की जाए, पब्लिकली बदनाम की जाए, नंगा की जाए, उनके साथ बदतमीजी हो, और तुम कहते हो हमने उनको महान बना दिया। और तो और, आप तो जानते हो गुजरात के अंदर 2001 में क्या हुआ था, आप जानते हो बहुत दंगे हुए थे वहां, आप जानते हो कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, आप जानते हो कि उस टारगेटिंग में सिर्फ मारामारी नहीं हुई थी, महिलाओं के साथ रेप भी हुए थे। उनमें एक बिल्किस बानो थी, बिल्किस बानो पेट से थी, प्रेग्नेंट थी, तब अभी यंग उम्र में थी वो,
और जब उनके मोहल्ले के ऊपर अताताइयों ने और दंगाइयों ने हमला किया, उसका रेप हुआ। 35 लोगों का पब्लिकली, 35 लोगों के द्वारा एक प्रेग्नेंट औरत का, उसकी 3 साल की बच्ची को उसकी आंखों के सामने पत्थर पे फेंक करके मारा गया। उस खास एरिया के दंगे में लगभग 17 लोग मरे थे, उसमें से 7 बिल्की बानो उसके खानदान के थे। उसका केस गुजरात में पुलिस ले नहीं रही थी। बहुत मुश्किल नागरिकों के दखल से, वकीलों के दखल से केस रजिस्टर हुआ, लेकिन केस नहीं चलने दे रहे थे। गुजरात से केस महाराष्ट्र लाया गया और महाराष्ट्र में फिर केस चला। सारे दोष प्रूफ हो गए, 11 दोषी साबित हो गए, उनको उम्र कैद की सजा हो गई। और मोदी की सरकार ने पिछले चुनावों से पहले, जो पिछले से पिछले 5 राज्यों के हुए थे, इस वाले नहीं, उन चुनावों में वो सिग्नल देना चाहते थे कि जो मेरे साथ खड़ा है वो कुछ भी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, रेप्स करेगा, के देश के साथ द्रोहता का काम भी करेगा, मेरे साथ खड़ा है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, और जो मेरा विरोध करेगा उनको हम सिखाएंगे, उनको हम देख लेंगे। और उनको छोड़ा गया ये बताने के लिए जितने बड़े मर्जी अपराधी हो तुम्हारा सुरक्षा किया जाएगा। और बीजेपी के लोगों ने वहां उन अपराधियों को जब रेमिशन दिया गया, उनके फूल मालाएं चढ़ाई और एक भद्दी बात बोली, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और किसी और कास्ट का हो, इस धर्म का हो कि उस धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है, सही हो सकता है, उससे आप उसके पूरे धर्म और उसकी पूरी जाति को बदनाम नहीं करते। और एक ही जाति में सब लोग अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने हाथ भी डाले और कहा ये तो ब्राह्मण हैं, ये तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, इन पे बिल्कुल गलत केस चलाया था। केस चलाया था तो सिद्ध कैसे हो गया, सजा कैसे हो गई? और अब आपको पता है बिल्किस बानो डर गई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने वो जो माफी दिया था गुजरात की सरकार ने, उसको रद्द कर दिया। अब गुजरात की सरकार कोशिश कर रही है उन अपराधियों को कैसे बचाने की, उनको फिर से जेल में जाने के लिए कहा गया। तो जो सरकार महिलाओं के ऊपर इतनी ज्यादा खतरनाक रवैया अपनाती है कि अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है, वो महिलाओं के साथ है, वो महिलाओं के साथ नहीं है। उनकी भाषा, उनकी बातचीत, उनके दस्तावेज पाखंड है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपके थ्रू आपके यहाँ की आंध्रा की महिलाओं को, तेलंगाना की महिलाओं को, तेलुगु भाषा बोलने वाली सब महिलाओं को, जब आंध्रा इकट्ठा था तो एसएचजी स्कीम में औरतों को प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस ने कर्जों में डुबोया था और हमारी गरीब औरतें सुसाइड्स करी थी, भूली नहीं है तेलुगु महिला। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ 16 फरवरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें इस देश के अंदर वातावरण तैयार करना है कि यह सरकार इस देश को घुन की तरह खा रही है, समाज के हर हिस्से को प्रताड़ित कर रही है, मजदूर किसान पे दमन कर रही है, महिलाओं के ऊपर अपराध करने वाला को संरक्षण देती है। ऐसी हुकूमत नहीं रहनी चाहिए जो हमारे देश के संविधान के ही खिलाफ है। आप तो बोलते हैं कि मैं हिंदू धर्म का रखवाला हूं, और हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्य ने बोला मंदिर तो अभी 30-40% भी पूरा नहीं हुआ, तो तुम उद्घाटन कैसे कर सकते हो? लेकिन मोदी को परवाह है किसी की? मोदी के जो भक्त हैं वो कहते हैं वो तो राम से भी ऊंचे हैं। यानी राम आए थे
तो मोदी तो नहीं लाए ना राम। राम तो सदियों से हैं, जो उनको मानते हैं उनके जहन में है, उनके दिल में है, उनके दिमाग में है। लेकिन तुम कौन हो राम को लेके आए? अगर राम पूरे ब्रह्मांड के हैं और राम सबका भला देखते हैं, तो तुम जो है, राम बेचारे बेघर हैं, तुम घर दे रहे हो उनको, और तुम उनसे बड़े हो गए क्योंकि तुम घर बांट रहे हो। आज भी इस बजट के डॉक्यूमेंट में कहा है कि मैंने सबको घर दिला दिया, और अगली चुनाव के बाद कोई भी बेघर नहीं बचेगा। सच ये है कि इन्होंने बने हुए घरों पे बुलडोजर चलाए, घर बनाए नहीं, घर तोड़े गए, और कह रहे हैं कि हमने राम को भी घर दिया, बेचारे राम तो बेघर थे। तो आप वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हो, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, धर्मांधता फैला सकते हो, नफरत फैला सकते हो। और अभी क्या हुआ है, जो ईवीएम मशीन बनती है वो हमारा पब्लिक सेक्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, और वहां पर बीईएल ईसीएल बनाता है। उसमें 3 डायरेक्टर बीजेपी के फिट किए हैं, और डायरेक्टर को मालूम रहता है उस मशीन के अंदर का सब चीज, उसका चिप भी, उसके साथ हेराफेरी कैसे हो सकती है उनको मालूम रहता है। तो पहले भी ईवीएम में गड़बड़े करते थे, अब तो सीधा ही अपने बीजेपी के बंदे वहां 3 डायरेक्टर बिठा दिए। और जो ये शर्मा है, आपके यहाँ से है, हैदराबाद से, वो पुराने यूनाइटेड आंध्रा का है ईए शर्मा, जो गवर्नमेंट का बहुत ऊंचा ऑफिसर रिटायर हुआ, वो ये पर्दाफाश किया है। वो चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि तुम इलेक्शन कमीशन हो, निष्पक्ष चुनाव करा सकते हो क्या? अगर इस तरीके के बंदे तुम्हारे ऊपर जो है हुक्म चलाएंगे और उसी ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, तो ये क्या क्या नहीं कर रहे किसी तरीके से कुर्सी से बने रहने के लिए। पर इससे क्या हमें डर जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, घबरा जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि जनता में बहुत ताकत है। अगर हम आवाम को, जनता को जगा पाए, अगर हम उनको समझा पाए कि ये कैसे हमारे देश के विरुद्ध है, ये अगर हम बता पाए, तो इनका कुछ भी हेराफेरी काम नहीं करेगा। इसलिए सजग होकर के हमें उस कैंपेन को आगे बढ़ाना है। आखिर में मैं एक बात और बताना चाहती हूं आपको। आपको मालूम है इजराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा चल रहा है, अब तो वो एक तरफा है। इजराइल जहां पैलेस्टीनियंस है गाजा पट्टी में, लगातार वहां बमबारी कर रहे हैं, पैलेस्टीनियंस को तबाह कर रहे हैं। ये एक तरफा माहौल हो गया है आप। और हिंदुस्तान की सरकार अपने नौजवानों को यहां रोजगार नहीं दे पाई, और उनको लालच देके, उनकी भर्ती करके उनको इजराइल भेज रही है। उसके लिए यूपी में और हरियाणा में भर्ती चल रही है, और नौजवानों को कहा जा रहा है बहुत बढ़िया, तुमको पगार मिलेगी, बहुत सुरक्षा मिलेगी। क्या सुरक्षा दोगे तुम? उत्तराखंड में उस टनल में, स्काई लारा में हमारे मजदूर फंस गए, बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई उनको निकालने में, हमारे मजदूरों ने ही उनको बाहर निकाला, जिनको रैट माइनर्स कहते हैं, जो बड़ी खतरनाक हॉरिजॉन्टल किस्म की माइनिंग करते हैं। उन 11 बच्चों ने, यंग लड़के, रैट माइनर्स, उन्होंने जान खतरे में लेके फिर रैट माइनिंग के जरिए से अंदर घुसे, और जो उन्होंने स्पेस खड़ा किया वहां से उन मजदूरों को निकाल के लाए। तो तुम तो अपने देश में सुरक्षा नहीं दे सकते। सीवर में मर जाते हैं हमारे मजदूर, सीवर को क्लीन करने के लिए अंदर जाते हैं, ठेकेदार के मजदूर होते हैं, और तुम कहते हो सरकार का कोई लेना देना नहीं, हम नहीं जानते किस ठेके का मजदूर था, मर गया तो मर गया, उस फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं।
तुम सुरक्षा दोगे उनको, और तुम इजराइल की सरकार की बात मान रहे हो, जो दुनिया की बात नहीं मान रहा। दुनिया की यूएनओ में कहा सीज फायर करो, इजराइल कहता है मैं अभी 1 साल और लड़ाई जारी रखूंगा। दुनिया कह रही है इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों ही राष्ट्र हैं। इजराइल का नेतान्याहू बोलता है मैं पैलेस्टाइन को नहीं मानता हूं, केवल इजराइल है। तो ऐसी हुकूमत का साथ कौन दे रहा है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। नेतान्याहू को कहने से हमारे मजदूरों को मरने के लिए वहां भेजा जा रहा है। मजदूरों को पूछा पत्रकारों ने, अरे वहां मर जाओगे, कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो मजदूरों ने क्या जवाब दिया? यहां हम रोज मर रहे हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, रोज मरने से अच्छा है एक बार जाएंगे मर जाएंगे। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ नौजवान बहुत प्रताड़ित है, बहुत गमगीन है, रोजगार है नहीं, कहीं भी मरने के लिए तैयार है। तो ये जो सच्चाइयां हैं, ये तो सच्चाइयां नीचे तक जानी जरूरी है। किसान और सरकार हमारा पब्लिक सेक्टर बेच रही, हमारी जमीनें हवाले कर रही कॉर्पोरेट्स के, अमीरों को और अमीर कर रही है, गरीबों की और गरीबी बढ़ा रही है। इस हुकूमत का सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, जो एनएम आज आई थी वो अपनी बाकी साथियों से भी जो चली गई उनसे भी कहें, जो आज नहीं आई थी उनसे भी कहें कि 16 फरवरी की जो हड़ताल है उस हड़ताल के अंदर हम सब ने अपने अपने ढंग से हिस्सेदारी निभानी है। वो एआईटीयूसी और यूनियंस तय करेंगी, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। हर सेक्टर ने उसके अंदर हिस्सा लेना है। 16 फरवरी के बाद फिर 2024 के चुनाव आने था, जो और तय करेंगी यूनियन और किसान ऑर्गेनाइजेशन, फिर उन प्रश्नों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी इमीडिएटली हमारे सामने प्रचार प्रसार और 16 फरवरी का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को हम सब मिलकर के कामयाब करें और नरेंद्र मोदी से कहें इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका जनाब, आपने बहुत मूर्ख बना दिया देश को और बहुत झट्टा दिखा दिया देश को, अब इससे ज्यादा नहीं। अब आप हाथ जोड़े आपके आगे, आप सत्ता से बाहर रहिए और दूसरे लोग सत्ता आके संभालेंगे। ये तेवर होना चाहिए हमारा मोदी को एड्रेस करते हुए, और वही तेवर ट्रेड यूनियंस और किसान आंदोलन लेके चल रहे हैं। इसमें किसानों के लिए बहुत कुछ लिखा है, किसान मोर्चा वालों ने जवाब भी दे दिया है, ये सब झूठ है, हमारे को ये सब कुछ नहीं मिला है, ये झूठ बोलते हैं और हम 16 फरवरी को ग्रामीण बंद करेंगे, उन्होंने जवाब भी दे दिया है। इसलिए हमारा आपसे एआईटीयूसी स्टेट से भी ये हमारा रिक्वेस्ट है कि उस काम को, कैंपेन को तेज कीजिए, सबके साथ मिलके। कल तक हड़ताल नोटिस देने की डेट है, जहां भी हड़ताल नोटिस नहीं हुए हड़ताल नोटिस दीजिए, जहां हड़ताल की जगह मोबिलाइजेशन होनी है तो वो क्लियर कीजिए। इन सब चीजों को लेके हमें आने वाले दिनों में इस लंबी लड़ाई में शामिल होना है। उस लंबी लड़ाई को छोटा कर दें, पहले 2024 को इसको भगा दें। धन्यवाद।